और रिपोर्ट मिल गई कि कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सब कुछ खुश है। ब्रिजभूषण सिंह इतना गिर सकता है कि खुले मैदान में हजारों हजारों लोग के सामने जाकर के किसी लड़की का शोषण कर सकता है। दीपेंद्र हुड्डा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा इस नए षड्यंत्र में शामिल हुए। ओलंपिक में देश की आजादी के बाद केवल 7 मेडल है। 5 मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, 5 मेडल मेरे कार्यकाल कि जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे दिनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन करके आए। जो 10 दिन पहले तक मेरा पैर छूते, जिनको बनाने में, जिनको कामयाब करने में मैंने अपने जेब से करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च किया है, आप सब गवाह है। नेशनल नगर, नंदिनी नगर में जब नेशनल होता था, कैसे इनका स्वागत होता था, कैसे इनका सम्मान होता था, एक एक खिलाड़ी को कैसे गाड़ी दी जाए, सुविधा सारा। लेकिन उसके बावजूद भी 18 तारीख को ये लोग बैठते थे। मैं लखनऊ में था, मेरे पार्टी के एक बहुत बड़े नेता का फोन आता है और उन्हीं के फोन पर मैं दिल्ली पहुंचता हूं। जब एयरपोर्ट से उतरता हूं तो मुझे पता चलता है कि मामला तो बहुत बिगड़ गया, क्योंकि यौन उत्पीड़न का आरोप लग गया। भाइयों, एयरपोर्ट से घर तक आते आते मैंने अपने जीवन को देखा, मैंने अपने जीवन का अध्ययन किया और जब वहां पर पहुंचा तो मीडिया तो ऐसे टूट पड़ी थी जैसे शायद कोई बहुत बड़ा अपराधी हो। लेकिन मैंने, जैसे मुझे मौका लगा, मैंने कहा कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। मैंने पहला सवाल किया, कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ। और मैंने साथ ही साथ जोड़ा कि अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर सिद्ध हो जाएगा तो मैं स्वयं फांसी पर लटक जाऊंगा, किसी को इसके लिए कहना नहीं पड़ेगा। और भाइयों, आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं, आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। इनके पास ना कोई टेलीफोन है कि मैंने किसी को कभी फोन किया हो, ना इनके पास कोई ऑडियो है, ना इनके पास कोई वीडियो है, ना इनके पास कोई फोटोग्राफ है, और ना बंद कमरे का कोई आरोप है। जो भी आरोप है वो खुले मैदान का है, खुले मैदान का। यानी ब्रिजभूषण सिंह इतना गिर सकता है कि खुले मैदान में हजारों हजारों लोग के सामने जाकर के किसी लड़की का शोषण कर सकता है। भाइयों, और इसीलिए मैं अपनी जगह पर कायम हूं। ये लोग पहली बार धरना समाप्त हुआ, फिर दूसरी बार एक तैयारी के साथ आई। जो सरकार के द्वारा कमेटी बनी थी उसके सामने 17 लड़कियां पेश हुई थी। उसमें से एक भी लड़की ने मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया, और इनको डे बाई डे रिपोर्ट मिलती थी। रिपोर्ट क्यों मिलती थी कि बबीता फोगाट, जिसने धरने का परमिशन लिया था,
उसी बबीता फोगाट को खेल मंत्रालय ने जांच कमेटी में इन्हीं पहलवानों के कहने पर शामिल किया, लेकिन मैंने कोई आपत्ति नहीं किया, क्योंकि इनको रोज की रोज रिपोर्ट मिल जाती थी और रिपोर्ट मिल गई कि कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, सब कुछ खुश है। तो इन्होंने खेल मंत्रालय की जांच के रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया, इन्होंने ओलंपिक कमेटी के जांच का इंतजार नहीं किया और दीपेंद्र हुड्डा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा इस नए षड्यंत्र में शामिल हुए और एक तथाकथित नाबालिग लड़की को लेकर के आए। नाबालिग लड़की, जो नियम है कि अगर कोई नाबालिग लड़की किसी के ऊपर भी मुकदमा लिखाना चाहती है, यदि थानेदार मुकदमा नहीं लिखेगा, राम केवल जी सुनिए, तो थानेदार स्वयं मुलजिम बनेगा। उसमें ये नियम लिखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर मुकदमा लिखा गया। अब ये दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि जो मुकदमा लिखा गया वो क्या है, गुड टच या बैड टच, अच्छे नियत से छुआ या बुरे नियत से छुआ, लेकिन कोई शोषण का आरोप नहीं है और इसलिए पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अपना काम करेगी, लेकिन भाइयों मैं थोड़ा सा काफी किताब कभी कभी पलटने का काम करता हूं, कभी कभी पलटता हूं, तो हम देखते हैं कि भगवान राम का राज तिलक होना था। अचानक और भगवान राम के राज तिलक से उस पूरे परिवार में अगर कोई सबसे ज्यादा खुश था तो कैकेयी खुश थी कि कैकेयी राम को भरत से ज्यादा मानती थी, भरत से भी ज्यादा राम को मानती थी। और तब मंथरा आती है और मंथरा तमाम अच्छा बुरा सपना दिखाती है और फिर कैकेयी को याद दिलाती है कि देवासुर संग्राम में, देव और असुरों के संग्राम में दशरथ जी घायल हो गए थे। उस युद्ध में कैकेयी भी मौजूद थी, यानी पहले महिलाओं को बराबरी का हक था। कैकेयी स्वयं उस युद्ध में मौजूद थी और दशरथ जब घायल हो जाते हैं तब कैकेयी स्वयं रथ चला करके दशरथ जी को देवासुर संग्राम से वापस लाती है अयोध्या। और उसी समय चूंकि महाराज दशरथ का प्राण बचाया था कैकेयी ने, तो उसी समय उन्होंने 2 वरदान दिए थे और फिर 2 वरदान उन्होंने मांग लिए। क्या मांगा? राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। भाइयों, मेरा मानना है कि अगर राम अयोध्या के राजा हो गए होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम न बन पाते, वहीं से उनका इतिहास समाप्त, क्योंकि वहीं से जब राम निकलते हैं तो केवट से भेंट होती है, ऋषि भारद्वाज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर सबरी से भेंट होती है, फिर हनुमान से भेंट होती है, फिर सुग्रीव से भेंट होती है, फिर
लंका विजय होती है, यानी कि राम का एक इतिहास लिखा जाता है और उसी लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। मैं अपने घटनाक्रम को देखता हूं, क्यों मेरे ऊपर ही बार बार, क्यों ये सारी कथा घूम करके मेरे ऊपर ही बार बार। भाइयों, 2014 में अमित शाह जी बहराइच आए थे। हम उनसे बहराइच में मिलने के लिए गए थे। उस समय हमारे साथ पलटू राम जी थे। मैंने अमित शाह जी से कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तो क्या करोगे? हमने कहा हमारी जगह पर प्रतीक को चुनाव लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो, तुम क्या करोगे, आप क्या करेंगे? हमने कहा कि मैंने गोंडा जनपद या देवी पाटन मंडल में समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए कुछ योजना मैंने बना रखा है। अब मैं उसी योजना पर काम करूंगा, अब मैं राजनीति नहीं करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपको अभी चुनाव लड़ना है। और उसी समय उन्होंने कहा था कि प्रतीक को विधानसभा लड़ाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि कभी प्रतीक के टिकट की सिफारिश नहीं की और अमित शाह जी ने डायरेक्ट प्रतीक को टिकट दिया था उसी बचत पर 2014 में जो उन्होंने दिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं 2014 में रिटायरमेंट चाहता था। 14 के बाद 2 इलेक्शन हो गया, 19 आ गया, 19 के बाद 24 आने वाला है। मेरे मन में तमाम प्रकार का उथल पुथल चल रहा था, क्या करूं? 6 बार हो गया, एक बार पत्नी, 7 बार हो गया, बेटा विधायक, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? और इसीलिए ये आरोप मेरे ऊपर आया। तो मेरा मानना है कि ये आरोप मेरे ऊपर नहीं आया है, भगवान ने, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जिसको भी मानते हो, मुझे इस आरोप से लड़ने के लिए माध्यम बनाया है। आरोप मुझे माध्यम बनाया है, आरोप मुझे माध्यम बनाया है आरोप लगाकर, क्योंकि मैं पहले दिन से मैं अपनी बात पर कायम हूं। और कैसे कायम हूं? मेरे सामने क्या है मैं नहीं जानता, मेरे सामने क्या है नंबरदार मैं नहीं जानता। मैं अपने आप को जानता हूं, मैंने कभी गलत नहीं किया है और इसलिए मैं जानता हूं। और इसीलिए आज थोड़ी से खेल के बारे में बताना चाहता हूं। ओलंपिक में अब तक केवल 7 मेडल हैं। ओलंपिक में देश की आजादी के बाद केवल 7 मेडल हैं। 5 मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, 5 मेडल मेरे कार्यकाल। मतलब 55 साल में 2 मेडल और 12 साल में 5 मेडल। और जब मैं कुश्ती का अध्यक्ष बना था, दुनिया के अंदर भारत का नंबर 19वें नंबर पर था, 20वें नंबर पर था, 20वें नंबर पर, 19वें नंबर पर। और आज मेरे कार्यकाल में टॉप 5 में भारत के लिए है, टॉप 5 में। और लड़कियों की टीम टॉप 3। मेरे अध्यक्ष बनने के पहले 1 साल में फेडरेशन 3 टूर्नामेंट कराती थी, 3। मेरे अध्यक्ष बनने के पहले फेडरेशन 1 साल में 3 टूर्नामेंट कराती थी। मेरे कार्यकाल में 3 की जगह 25 टूर्नामेंट 1 साल में होती थी। 25 टूर्नामेंट 1 साल में होते थे। ये जो मेडल की बात कर रहे हैं,
पीछे भारत सरकार का मान करके चलिए तो कम से कम 10 करोड़ का खर्चा है, 10 करोड़ का, और मेरा स्वयं का इनके ऊपर करोड़ 1.5 करोड़ का खर्चा है इनके ऊपर। ये आज ऐसे नहीं आए। तो भाइयों, मैं बुलाया इसलिए हूं, देखिए अमर सिंह बैठे, खड़े होइए। परसों इन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, परसों इन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान किया है, और 1 सप्ताह पहले इनके ऊपर गैंग रेप का मुकदमा लिखा गया है, गैंग रेप, उसके ये मुख्य अभियुक्त है, गैंग रेप। देख लीजिए आप, इस कानून से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान। कितने बच्चे रोज आत्महत्या करते हैं, कितने बच्चे रोज आत्महत्या करते हैं। कितने साधु संतों ने आत्महत्या कर ली। सुप्रीम कोर्ट के जज तक के ऊपर यह मुकदमा लिखाया गया। तो भाई आप मुकदमा लिखा दो, हम तो खत्म, और मान लो मुकदमा खत्म तो तुम्हारे लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपने झूठा मुकदमा लिखाया है तो आपके ऊपर कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और भाइयों, मैं मानता हूं कि भगवान या ऊपर वाले मुझको माध्यम बना रहे हैं, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आते हैं, तो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। और हमको लगता है कि इस 65-70 वर्ष के उम्र में मुझको एक लड़ाई और लड़नी है, एक लड़ाई और लड़नी है। और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी रैली नहीं है। अयोध्या में एक प्रकार से समाज के लिए, सामाजिक चेतना के लिए एक यज्ञ होने जा रहा है, एक यज्ञ होने जा रहा है, क्योंकि इसलिए सब झुलस रहे हैं, यज्ञ होने जा रहा है। और इसीलिए संतों ने एक विशाल रैली का आयोजन किया है, जिसमें अयोध्या के संत होंगे, मुस्लिम समाज के भी धर्मगुरु होंगे, सिख समाज के भी धर्मगुरु होंगे, ईसाई समाज के भी धर्मगुरु होंगे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े अधिवक्ता होंगे। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उस दिन संत बोलेंगे, उस दिन धर्मगुरु बोलेंगे, उस दिन सुप्रीम कोर्ट के वकील बोलेंगे, और देश सुनेगा, और जो बोलेंगे देश सुनेगा, और देश में वो आवाज फैलेगी, गूंजेगी, और आवाज चिल्लानी बनेगी। मेरे भाइयों, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि उस मंच से मेरे केस का कोई जिक्र नहीं होगा, क्योंकि ये दाग मेरे ऊपर लगा है, इसको धोने का काम मेरा है। मैं अपने लिए आपको नहीं बुला रहा हूं, ध्यान रखना। ये आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए मैं आपको अयोध्या बुला रहा हूं। आपके यानी देश के जो बाल बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, संत हैं, वकील हैं, जज हैं, क्लर्क हैं, अधिकारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इंजीनियर हैं, सबके लिए आपका आह्वान कर रहा हूं। और मेरे भाइयों, आपको याद होगा
मायावती ने अपने जीवन में जो भी फैसले लिए उनका कोई फैसला बदला नहीं गया। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, वो गोंडा की धरती है, वो गोंडा के लोग हैं जिन्होंने मायावती के फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर दिया था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी को। जब इसी प्रकार से हम लोगों ने एक रैली की थी और उस रैली का फोटोग्राफ ले जाकर के जब मैंने माननीय अटल जी के सामने रखा था तो 1 मिनट के अंदर राणा की पुतली खड़ी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ऐसे ही अटल जी ने गर्दन घुमाया और ऐसे ही गोंडा का जिले का नाम गोंडा रख गया। तो मुझको लगता है इस काम के लिए भी भगवान ने हमारे शायद गोंडा के लोगों को चुना है, हमारे देवी पाटन मंडल को चुना है, हमें लोगों को चुना है। और इसलिए मेरे भाइयों ये मेरी रैली नहीं है। अगर गंभीरता तक सोचोगे तो सबकी इज्जत खतरे में है। जब चाहे जो जिसके ऊपर लिखा है, चलो सफाई देते हैं। और नाबालिग में तो ये कानून है कि अगर कोई नाबालिग आपके ऊपर मुकदमा लिखाती है और शायद एसओ ना लिखना चाहे या ना लिखे तो एक मुलजिम वो एसओ भी होगा, इंस्पेक्टर भी होगा। और इसमें मुकदमा लिखते ही पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी नाबालिग ने मुकदमा लिखा दिया तो कानून ये कहता है कि सबसे पहले आपको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए, तब विवेचना शुरू की जाए, तब विवेचना शुरू की जाए। यानी सबसे पहले आपका अरेस्ट। तमाम आर्टिकल आते हैं, तमाम बातें आप लोग सुनते रहते होंगे। देखिए, तो मुझे लगता है कि जैसे मंथरा ने कुछ रोल प्ले किया था, कैकेयी ने कुछ रोल प्ले किया था, वैसे दिनेश फोगाट मेरे लिए मंथरा बन करके आए। ये मेरे लिए मंथरा बन करके आई। पहली बार हजारों पहलवान थे, इस बार 3 पति 3 पत्नी, 3 पति 3 पत्नी, 7वां कोई नहीं। लेकिन जैसे आज हम मंथरा को धन्यवाद देते हैं, कैकेयी को धन्यवाद देते हैं, वैसे हम कुछ दिन के बाद दिनेश फोगाट को भी धन्यवाद देंगे जब उनका पूरा का पूरा परिणाम आ जाएगा। तो मेरे भाइयों, मंच पर बैठे हुए सारे प्रमुख जिला पंचायत सदस्य, मेरी बात को गंभीरता से लीजिए। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है और ये केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं है।